यूक्रेन ने रशिया के शहर कजान में तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने 8 ड्रोन अटैक्स किए हैं रशिया के शहर कजान में, जिसमें से 6 ड्रोन अटैक्स डायरेक्ट रशिया के शहर कजान के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ड्रोन अटैक्स इतने खतरनाक हुए हैं कि ये 9/11 का हमला, जो यूएस में जो 9/11/2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, इस हमले की याद दिला दे रहे हैं। कजान जो शहर है वो 720 किलोमीटर दूर है रशिया से, और ये शहर अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था क्योंकि 2 महीने पहले यहाँ पे ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, जिसको कि हेड किया था रशिया ने। यहाँ पे बहुत सारे देशों के हेड्स इन्होंने शिरकत करी थी, जिसमें से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। तो आइए जानते हैं कुछ ही देर पहले हुए इस ड्रोन अटैक के बारे में डिटेल्स में। So hello everybody, welcome to Chahal Academy. I am Supriya Singh and today I am going to discuss about the Russia attack on I'm going to discuss about Ukrainian attack on Russia city Kazan. So what happened in Russia? अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया और यूक्रेन का वॉर 2014 से चला आ रहा है। 2014 में जो वॉर हुआ था उस टाइम पे क्रीमिया रशिया ने अनेक्स कर लिया था। उसके बाद ये चीज़ें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के मीडिएशन की वजह से शांत हुई, बट 2022 में फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और 2022 से लेकर के ये वॉर 2024 में भी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस वॉर ने इतना विभत्स रूप ले लिया है कि अब ह्यूमैनिटी भी तार तार हो गई है। अभी अगर हम देखें तो 8 ड्रोन अटैक्स किए हैं कुछ ही देर पहले रशिया पे यूक्रेन ने। अगर एक दिन पहले की बात करें, फ्राइडे की बात करें, तो फ्राइडे को भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं और दोनों ने, रशिया ने और यूक्रेन ने, एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि ड्रोन अटैक्स इधर से भी हुए हैं और ड्रोन अटैक्स वहां से भी हुए हैं। रशिया ने यूक्रेन को बताया है कि उन्होंने उनके ड्रोन्स को, बहुत सारे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करा है। एट द सेम टाइम यूक्रेन ने भी अक्यूज किया है कि ऑलमोस्ट 57 ड्रोन्स को यूक्रेन ने भी इंटरसेप्ट किया है और कितनों को तो स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ये सारी प्रॉब्लम्स के बीच में वर्ल्ड लीडर्स, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के हों चाहे वो ईस्टर्न वर्ल्ड के हों, कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये वॉर किस चीज़ का रूप ले लेगा और आखिर ये वॉर जो है वो कहाँ जा रही है। आखिर पूरी कंट्री में, चाहे वो ईस्टर्न वर्ल्ड की बात करो या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करो, स्टेबिलिटी कहाँ है। तो चलिए, अगर हम इस बारे में बात करें, जो हमारी रिसेंट न्यूज़ है वो बता रही है कि रशिया हिट विथ 9/11 स्टाइल अटैक ऑन हाई राइज बिल्डिंग इन कजान। रशिया को अटैक हुआ है किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। और 9/11 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था, हमें उसकी याद आ गई इसको देख के। मैं अभी आपको इसको वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगी। अभी देखो आप, व्हाट हैपेंड इन रशिया। रशिया में आखिर हुआ क्या है? तो अगर आप न्यूज़ की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वीडियो दिखाई गई है, एक वीडियो रिलीज हुई है जिसपे कि साफ साफ दिख रहा है कि यूक्रेनियन ड्रोन ने रशियन सिटी जो कि कजान है उस पे एयर स्ट्राइक शो की गई है। उससे दिखा रहे हैं कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे स्ट्राइक हो रही है और 6 हाई राइज बिल्डिंग्स पे स्ट्राइक हुई है, जिसमें से 1-2 वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स पे। रशिया स्टेट मीडिया कंफर्म कर रही है अटैक को और बता रही है कि ज़्यादातर जो हिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हुआ है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे अटैक हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। लोकल ऑफिशियल्स जो लोकल ऑफिशियल्स है, उन्होंने अभी तक के हिसाब से कोई इंजरी को रिपोर्ट तो नहीं करा है, लेकिन अभी आगे ये देखना है कि क्या कोई इंजरी हुई है कि नहीं। अभी तक इवैक्यूएशन ऑपरेशन चल रही है। अभी फॉर नाउ फ्लाइट सर्विसेज कजान एयरपोर्ट की कैंसिल कर दी गई है और इमरजेंसी रेस्पॉन्सिव सर्विस, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, उनको क्या कर दिया गया है? एक्टिव कर दिया गया है। ये अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये रशिया का मैप है।
आप ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बताया कि जो कजान है वो मॉस्को से, रशिया के कैपिटल से 720 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे मॉस्को है, यहाँ पे कजान है और इनकी डिस्टेंस है 720 किलोमीटर्स। अगर ऐसा कुछ कजान में हो सकता है तो मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो हो सकता है कि कल के डेट में कुछ ऐसा मॉस्को पे भी खतरा आए। और बात सिर्फ इनकी नहीं है, सिर्फ मॉस्को की नहीं है, रशिया ने यूक्रेन पे भी अटैक्स किए हैं। यूक्रेन ने भी अक्यूज किया है कि यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया है ड्रोन से, जिसकी वजह से एक की मौत भी हुई है। एट द सेम टाइम रशिया का ये एक्यूजेशन है कि एक दिन पहले यूक्रेन ने भी रशिया पे अटैक किया है, जिसमें से कि रशिया में 5 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। अगर हम आगे देखते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, ये वही वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप देखो, ये बिल्डिंग आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की याद दिलाएगी। और जैसे वहां पे फ्लाइट गई थी, जैसे वहां पे फ्लाइट से, प्लेन से स्ट्राइक किया गया था, यहाँ पे ड्रोन से किया गया है। आपको सेम, आपको वही एक घटना याद आ जाएगी जो आई थिंक ह्यूमैनिटी की पास्ट में सबसे खतरनाक और ना भूलने वाली घटना थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जिसमें 2990 लोगों की मौत हुई थी 2001 9/11 की घटना में। यहाँ पे ऐसी एज ऑफ नाउ कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट करी गई है, पर हमने जो अभी वीडियो देखा ये भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का वीडियो था जो कि यूक्रेन ने, क्या यूक्रेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे रहा है रशिया को कि हम भी अटैकिंग मोड में आ चुके हैं? देखो, दिस इज द वीडियो। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप देखो तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम अब अटैकिंग मोड में आ चुके हैं और अब शायद ये जो वॉर चल रहा था, शायद ये वॉर बड़ा हो जाए। हो सकता है कि नाटो कंट्रीज आगे जाकर के कोई बड़ा डिसीजन ले। ये तो देखने की चीज़ है कि ये जो चीज़ हुई है ये आखिर किस चीज़ का रूप लेगी। अगर हम मैप की बात करते हैं तो अगर मैं आपको मैप की बात बताऊं तो यहाँ है सी ऑफ अज़ोव, इधर है रशिया, इधर है क्रीमिया। क्रीमिया वो शहर है जो कि 2014 में 2014 में रशिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से एनेक्स किया था। इट वॉज एनेक्स्ड बाय रशिया इन द ईयर 2014, रशिया यूक्रेन वॉर। अभी आप देखो, अगर ये देखो आपकी बिफोर 2022 अंडर द रशिया कंट्रोल ये वाला एरिया है। रशिया फोर्सेस ऑपरेटेड एंड लॉन्च्ड अटैक अगेंस्ट बट डू नॉट कंट्रोल, ये कौन सा एरिया है? आप ये देखो, ये अभी के टाइम पे डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ये दोनों प्रोविंस को रशिया ने अपने अंडर लिया है रिसेंटली, एज ऑफ 2024 अपने अंडर लिया है। और इसको, ये जो प्रोविंस है, इनको एज ऑफ नाउ ये रशिया के अंडर नहीं है। ये क्या नहीं है? रशिया फोर्सेस हैव ऑपरेटेड एंड लॉन्च अटैक बट डू नॉट कंट्रोल। बट हो सकता है इन फ्यूचर कि रशियन फोर्सेस इनको ऑक्यूपाई कर ले और कंट्रोल भी कर ले, बट एज ऑफ नाउ इट इज अंडर यूक्रेन। ये कैपिटल है यूक्रेन का, विच इज कीव। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेरसन, केरसन इन सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी किसके अंडर आ गया है? ये भी रशिया के अंदर है। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी, इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी बढ़ गई थी। ऑल्दो ये यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन वहाँ पे मिलिटेंसी रशियंस, ऐसा कहा जाता है कि रशियंस ने ही पेनिट्रेट करवाई थी और ब्रू करवाई थी मिलिटेंसी, सो दैट इट कुड एनेक्स इट easily. So it is yet controlled by Russia since 2024. Now moving on. अभी आप देखो रशियाज इमीडिएट रिस्पॉन्स। आखिर कजान पे इतनी बड़ी अटैक के बाद रशिया का इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या रहा है? तो कजान एयरपोर्ट जो रशिया का है वो सस्पेंड करा दिया गया है कुछ टाइम के लिए। फ्लाइट सर्विसेज सारी बंद करा दी गई हैं। और
ये अनाउंसमेंट की है किन्होंने, एविएशन अथॉरिटी ने, रशियन एविएशन अथॉरिटी ने। अभी आप देखो अटैक ऑन कर्स्क रीजन, अभी अगर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा, अगर आपको याद होगा कि रशिया के कर्स्क प्रोविंस में रशिया ने ये अक्यूज किया है, किसको, यूक्रेन को अक्यूज किया है कि आपने क्या किया है, हमारे कर्स्क प्रोविंस पे अटैक किया है, जिसमें से कि 5 फेटैलिटीज हुई है, 5 लोगों की मौतें हुई हैं, मिसाइल स्ट्राइक हुई है। रशिया एंड यूक्रेन ट्रेडेड एक्यूजेशंस मतलब रशिया ने यूक्रेन को अक्यूज किया और यूक्रेन ने रशिया को अक्यूज किया ओवर डेडली मिसाइल स्ट्राइक्स। और कैजुअलिटीज कहते हैं कि कर्स्क अटैक किल्ड 5। और कीव क्या है, कीव रशिया का नहीं, यूक्रेन का कैपिटल है। तो यूक्रेन के कैपिटल कीव में रशिया ने अटैक किया था, जो कि कहते हैं, यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि वहां पे एक की मौत हुई है। और वेपन क्या यूज हुआ है, तो यूएसए मेड वेपन यूक्रेन ने, जिसका कि हमेशा रशिया इल्जाम लगाता भी आया है कि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है। और यूएस इनफैक्ट चाह भी रहा है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए, जो कि एज ऑफ नाउ नहीं है। और यूएस ही आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड मिसाइल से किसको हेल्प करता है, यूक्रेन को हेल्प करता है यूएस, ठीक है, ताकि वो रशिया के खिलाफ अपना एक स्ट्रॉन्ग एली, बॉर्डर एली क्रिएट कर पाए। और यही बात है कि यूक्रेन ने यूज किया है कौन सा वेपन, यूएस प्रोवाइडेड HIMARS रॉकेट। इसी रॉकेट से क्या किया है, यूक्रेन ने अटैक किया है कर्स्क प्रोविंस के पे, जो कि रशिया में है। अभी देखो प्रीवियस एक्यूजेशंस क्या लगाए थे, रशिया ने एक्यूज किया था यूक्रेन को कि उन्होंने क्लस्टर म्यूनिशन लास्ट ईयर जो है उन्होंने यूज किया है यूक्रेन ने। मतलब क्लस्टर एम्यूनिशन का मतलब हाई मिलिट्री वेपन यूज किया है। और इस बात का रशिया हमेशा से यूक्रेन पे जो है वो ब्लेम लगाता आ रहा है। अब अगर हम बात करें, यूक्रेन डाउन्स 57 ड्रोन्स ओवरनाइट, यूक्रेन ने यह दावा किया है कि 57 ड्रोन्स को यूक्रेन ने इंटरसेप्ट किया है और इस इंटरसेप्शन के बाद उन्होंने उनको स्ट्राइक डाउन किया है। स्ट्राइक डाउन करने के बाद जो डेब्रिस है वो ऑब्वियसली वो नीचे गिरेंगी और नीचे गिर के उन्होंने कहीं कहीं डैमेज भी किया है यूक्रेनियन लैंड को, और ये यूक्रेन का दावा है। तो अगर हम देखें कि ड्रोन इंटरसेप्शन किया गया है, यूक्रेन इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड 57 रशियन ड्रोन्स, 56 अदर्स फेल टू रीच द टारगेट्स, ठीक है। मिसाइल इंटरसेप्शन की हम बात कर रहे हैं कि 5 Iskander मिसाइल एम्ड एट कीव were intercepted by Ukraine Air Force, though falling debris caused damage। इंटरसेप्शन तो हो गई, लेकिन जो डेब्रिस है उन्होंने क्या किया, डैमेज क्रिएट किया लैंड पे। और ये सारी मिसाइल कहाँ पे टारगेट थी, कीव में टारगेट थी। तो कहीं ना कहीं ये जवाब यूक्रेन के साइड से किसको है, रशिया को है, कि आप अगर हमारे कैपिटल सिटी पे, जो कि मोस्ट पॉपुलर सिटी है कहाँ का, यूक्रेन का, उस पे अटैक करोगे तो हम भी अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हमें भी कमजोर मत समझो और हम भी काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है और मैं चाहती हूं कि आप लोग इस चीज का जवाब दो, क्या ये इंसान के लिए, क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए, क्या ये वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर के लिए सही है? कॉमन पीपल के रेसिडेंशियल एरियाज में आप अटैक कर रहे हो, उन लोगों की क्या गलती है? मासूम जाने, चाहे वो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से लड़ाई कर रही है, लेकिन बीच में आखिर कैजुअलिटी किसकी हो रही है? इनोसेंट पीपल की कैजुअलिटी हो रही है। सो ज्यादा मैच्योर स्टेप है सो दैट इट कुड नॉट गेट कन्वर्टेड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये सारी जो कैजुअलिटीज है ये कहीं एक आगे जा करके एक बड़ी वॉर का हिस्सा ना बन जाए। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर एमिकेबली इस चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, अगर इंटरनेशनल लीडर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी के संपर्क में आ करके और अपने आपसी समझौते करके अगर आप पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व करो, तो शायद लोगों की कैजुअलिटीज, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे अटैक करना, पीस और स्टेबिलिटी, ये सब बरकरार रहेगी। मूविंग ऑन, एयर डिफेंस की बात करती हूं तो कीव की जो रॉबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो फ्रीक्वेंटली डैमेज, रशिया के से होने वाले डैमेज को जो है वो क्या रशिया से होने वाले डैमेज को से
खुद को प्रोटेक्ट करती है। दे हैव यूक्रेनियन हैव रॉबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। कमिंग ऑन एम्बेसी डैमेज, बिल्डिंग हाउसिंग मल्टीपल एम्बेसी सस्टेन डैमेज। बहुत सारी ऐसी जगह पे अटैक्स हुए हैं जहां पे कि एम्बेसी थी और वहां पे ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती थी, पर कहीं ना कहीं इसको बचा लिया गया, ये डैमेज से बच गए। यूक्रेन टर्न्स डाउन 57 ड्रोन्स ओवरनाइट। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द पॉसिबल इंप्लीकेशंस ऑन द वर्ल्ड। आखिर पूरे दुनिया पे इसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन और रशिया का जो एरिया है, आपको पता है, रिच इन एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, ऑयल रिच कंट्रीज है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो इंपोर्टेशन की प्रॉब्लम होगी, बिकॉज 80% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर फिल्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। और वो जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्पेसिफिकली अगर हम पेट्रोलियम नेचुरल गैस का बात करें तो हम वेस्टर्न कंट्रीज पे, या फिर हम बोलेंगे कि हम रशिया, यूक्रेन, ये सब पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो मार्केट में फ्लक्चुएशन आ सकती है उसको लेकर के, जो कि मैं बताऊं तो एनर्जी क्राइसिस का रूप ये ले सकती है। सो डिसरप्शन ऑफ द सप्लाईज एंड प्राइस हाइक होने की वजह से ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो ऑल्टरनेटिव्स भी देख रहा है कि कौन से कंट्री से हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयल को खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं आपको एक न्यूज़ बताऊं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, 2 दिन पहले थी। वो कहती थी कि यूएस जो है वो दूसरी कंट्री से खरीद रहा है ऑयल। सुनना मेरी बात, यूएस दूसरी कंट्री से ऑयल खरीद रहा है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन को वो हायर प्राइसेस में बेच रहा है। तो आप देखो कि क्या किस तरह का जो है वो स्ट्रैटेजी अपनाया जा रहा है पूरे देश में, क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर में ऑयल क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। मूविंग ऑन, शिफ्ट इन ग्लोबल अलायंस, अगर हम इसकी बात करें तो नाटो एंड यूरोपियन यूनियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन और रशिया स्ट्रेंथन टाइज विद चाइना। अब आप देखो कि यहाँ पे पोलराइजेशन वाली सिचुएशन आ रही है, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर की, वैसी सिचुएशन आ रही है कि ईयू एंड यूएसए ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी अलायंस किसके साथ, यूक्रेन के साथ। एट द सेम टाइम रशिया किसके करीब जा रहा है, चाइना के। रशिया किसके करीब जा रहा है, इंडिया के करीब जा रहा है। एंड इस तरह से कहीं ना कहीं पोलराइजेशन वाली सिचुएशन हम देख रहे हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया इज न्यूट्रल। अभी नहीं पता कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद इंडिया का क्या स्टैंड होने वाला है। मूविंग ऑन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन इश्यूज, ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ वॉर, जो कि एक सी ऑफ अजॉव और जो भी इंपॉर्टेंट सीज है उनको, ब्लैक सी, इन सबको क्या करता है, बॉर्डर करता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम अगर आएगी, अगर वॉर होगी, सिचुएशन ऐसी होगी, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टेशन में इशू होगा एंड इट विल लीड टू द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। इंपोर्टेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी उस कंट्री से उस कंट्री में बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की प्रॉब्लम होती है, एनर्जी प्राइसेस का प्रॉब्लम हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाता है और कमोडिटी शॉर्टेज हो जाती है। कमोडिटी शॉर्टेज का मतलब कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, तो जितनी कमोडिटी है उतनी ही रह जाएगी। जैसे बांग्लादेश में जो इशू हुआ कि प्राइसेस 100 गुना से भी ज्यादा 200 गुना बढ़ गए थे, सिमिलरली यहाँ पे प्राइस एक्सॉर्बिटेंटली हाई होने के चांसेस है। नाउ मूविंग ऑन, सैंक्शंस इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे इस तरह के एक्शन के बाद, जिस तरह का एक्शन अभी देखा हमने यूक्रेन का रशिया पे, या फिर अगर हम रशिया का यूक्रेन पे बात करें, इससे इकोनॉमिक सैंक्शंस का यूक्रेन पे खतरा है और ये डिसरप्ट करेगी सप्लाई चेन और मटेरियल शॉर्टेज। अगेन, न्यूक्लियर थ्रेट्स, रेज्ड कंसर्न अबाउट न्यूक्लियर एस्केलेशन एंड आर्म्स कंट्रोल। अभी आपको पता होगा कि रशिया ने वैसे भी अपनी पॉलिसी जो है, जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसमें चेंजेस लाए हैं। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं। पहले उनका जो था कि हम नो फर्स्ट यूज वाला टाइप डॉक्ट्राइन था, उसको उन्होंने चेंज किया है कि अगर आपने एस्केलेशन किया, अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट किया, तो हम आप पे अटैक करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टेकिंग द वाउज ऑफ थिंकिंग कि वी शुड नॉट बी अटैकिंग इन यू और वी शुड बाइड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज टॉक्ड अबाउट नॉट यूजिंग द
न्यूक्लियर वेपन। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर रशिया अपने स्टैंड से पीछे हट जाए और शायद न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दे, और अगर ये हो गया तो न्यूक्लियर वॉर होने से फिर कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए ये भी इसके जो है वो पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हम मान सकते हैं। इट इज़ येट टू बी सीन कि क्या ये चीज़ें आखिर किस चीज़ का रूप लेती हैं। और कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फार रीचिंग है। ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हर चीज़ पे, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, हर चीज़ पे इनकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। एंड दैट टू वॉर कैन नेवर हैव अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, दैट इज फॉर श्योर। वॉर विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। इट विल डिसरप्ट द जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, इट विल डिसरप्ट द रिलेशंस दैट द कंट्रीज हैज बिल्ट सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पीस को, जो हमारी जो मेन इशू है अभी क्लाइमेट चेंज की, those issues will take a back seat and these issues will come in the forefront. So to stay away from this, to stay in peace, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बहुत ही सोच समझ के कोई भी अग्रेसिव डिसीजन लेने से पहले ये सोचे कि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो अभी ये देखना है कि ये जो वॉर चला आ रहा है, 2014 में भी हुआ था, अभी 22 से 24 में चला ही आ रहा है और ये अटैक्स हुए जा रहे हैं, इसका आखिर क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। इट इज नॉट ओनली रीशेपिंग यूरोप सिक्योरिटी लैंडस्केप बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल ऑर्डर। यूरोप की जो कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उनका बॉर्डर इधर से शेयर होता है और उन्हें भी सिक्योरिटी थ्रेट हो गया है इसकी वजह से। ये जो इशू है, ये इशू कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर रहे हैं यूरोपियन बॉर्डर्स को भी। द इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू टू अनफोल्ड, इम्पैक्टिंग द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर ईयर्स टू कम। हमारा टारगेट है कि हम जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल लेवल अटेन करें। क्या क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015, क्या हम उन चीज़ों पे काम कर पाएंगे? हम नहीं काम कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 SDGs, उनके टारगेट्स को क्या हम फुलफिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर यही सिचुएशन रही तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा फोकस पूरी तरह से चैनलाइज्ड है किस पे? वॉर पे। अगर वॉर पे चैनलाइज्ड है तो बाकी कंट्रीज भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वर्ल्ड में पीस हो, ऑर्डर हो, स्टेबिलिटी हो और एक टेबल पे मैच्योरली इस तरह के सिचुएशन को हैंडल की जाए। बट इट इज़ येट टू बी सीन कि जहाँ पे, जिस सिटी में 2 महीने पहले ब्रिक्स की समिट हुई थी, जहाँ पे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने शिरकत की थी, इंडिया के प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स समिट का पार्ट हुए थे, उसी शहर को आखिर यूक्रेन ने क्यों अपना अटैक का टारगेट बनाया? और वो भी 6 ड्रोन अटैक्स 6 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे, जिसने हमें हमारे पास्ट में हुए 9/11 हमले की भी याद दिला दी है। तो आखिर ये वॉर कहाँ जा रहा है, क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो होगा ही। वी रियली होप कि किसी तरह से ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है इस पे हॉल्ट लगे और वर्ल्ड कम्युनिटी मिल करके इस चीज़ को ख़त्म करने में या हमारे वर्ल्ड को स्टेबलाइज करने में एफर्ट्स ले। नाउ थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको अभी समझ आई होगी ये चीज़, आगे की सिचुएशन क्या होती है, आखिर ये वॉर किस चीज़ का रूप लेता है और क्या आगे फ्यूचर में होगा और इंडिया का क्या स्टैंड होगा इस अटैक के बाद यूक्रेन और रशिया को लेकर के, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। सो होप टू मीट यू सून अगेन। अगर आपको फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड वीडियो, please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. Thank you so much. Have a great time. Good day.